हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडेस नेचर मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम क्लेमाटिस की एक सुंदर फ्लावरिंग वाइन के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह सुंदर सुगंधित खुशबूदार फूलों वाली बेला महाराष्ट्र में रानजाई के नाम से काफ़ी मशहूर है। यह रानजाई की बेला बहुत ही हार्डली सर्वाइव करने वाली एक ट्यूनिंग कैटेगरी की 12मासी वुडी बेला है। इस बेला का वैज्ञानिक नाम क्लेमाटिस टर्निफ्लोरा है और बटरकप या फिर रेनुनकुलेसी परिवार, जो लगभग 2000 प्रजातियों का परिवार है, उनमें इन क्लेमाटिस की दुनिया भर में लगभग 325 प्रजातियां पाई जाती है। और प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस बेला को रानजाई, मधुलिका, मधुमती, संस्कृत में लघुकर्णी, स्वीट ऑटम क्लेमाटिस, स्वीट ऑटम वर्जिन्स बोअर, जापानी क्लेमाटिस, लेदर लीव्ड क्लेमाटिस, ऑटम क्लेमाटिस ऐसे कई नामों से जाना पहचाना जाता है। प्राकृतिक आवास में यह बेलाएं क्लाइंबर्स और ग्राउंड कवर के रूप में द्वितीयक वनों के किनारों पर, नदियों के किनारों की ढलानों पर, घास के मैदानों में, सड़कों के किनारों पर आक्रामक रूप से सर्वाइव करती पाई जाती है। इस रानजाई के मंत्रमुग्ध कर देने वाले सुंदर सुवासिक फूलों के कारण इसे प्राकृतिक आवास से हमारी प्लांट गैलरी में लाया गया है। इन फूलों की सुवासिकता और सुंदरता के कारण 1800 के दशक में इस पौधे को संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले सजावटी पौधे के रूप में पेश किया गया था। मूल रूप से उत्तर पूर्व एशिया का भौगोलिक प्रदेश इन पौधों की नेटिव लैंड मानी जाती है, जिसमें ज़्यादातर जापान का भौगोलिक एरिया इन पौधों का मूल स्थान माना जाता है। साथ में इनके नेटिव लैंड में चाइना, कोरिया, मंगोलिया, ताइवान और साइबेरिया का भौगोलिक प्रदेश आता है। दोस्तों, इस रानजाई के फूल इस तरह तारे के आकार में या फिर स्टार शेप में शुभ्र सफ़ेद और बहुत ही सुवासिक या फिर सुगंधित होते हैं। इन फूलों में इस तरह लगभग समान रूप से 4 पंखुड़ियाँ होती है और फूलों के सेंटर में थोड़े से येलो व्हाइट शेड में 20 से 25 पुंकेसर होते हैं और यह फूल लगभग 1 इंच डायमीटर में विकसित होते हैं। यह रानजाई की बेला इसके मेन फ्लावरिंग सीजन के दौरान इनकी छोटी छोटी मिल्की वाइट मल्टीपल कलियों द्वारा सफ़ेद फूलों की बौछार कर देती है। रानजाई की यह बेला जब ग्राउंड कवर के रूप में फैलती है तब ऐसा लगता है कि ज़मीन के ऊपर इन सफ़ेद फूलों की चादर सी बिछा दी गई हो, क्योंकि यह रानजाई की बेला एक ही समय में इतने मल्टीपल फ्लावर्स या फिर मैसिव फ्लावरिंग प्रोड्यूस करती है। एक बड़े क्षेत्र में या फिर एक बड़े ऑब्जेक्ट पर इस रानजाई की फ्लावरिंग सच में देखने जैसी होती है और एक आई स्टॉपर नज़ारा क्रिएट करती है। इस रानजाई की फ्लावरिंग जब अपनी चरम सीमा पर होती है तब इस रानजाई के बेला के पास से गुजरने पर हम एक सुंदर सुखद मनभावन खुशबू की अनुभूति कर सकते हैं। इसके सुंदर फूल हमारे गार्डन को और आसपास के परिदृश्य को भी इनकी सुंदर मनमोहक खुशबू से प्रफुल्लित कर देते हैं। इस रानजाई का फ्लावरिंग पीरियड गर्मियों के अंत से एवरेजली अक्टूबर तक होता है। गर्मियों के अंत में ज़्यादातर मानसून पूर्व मौसमी बारिश के बाद या फिर प्री मानसून रेन के बाद इस बेला पर फ्लावरिंग आनी शुरू होती है और ज़्यादातर सर्दियों की शुरुआत के पहले मतलब अक्टूबर एंड तक बरकरार रहती है। इन क्लेमाटिस पौधों की प्रजातियों को उनकी अलग अलग किस्मों में उनके फ्लावरिंग पीरियड के अनुसार एवरेजली 3 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें इनकी कुछ प्रजातियां वसंत ऋतु में फ्लावरिंग करती है, कुछ प्रजातियां रुक रुक कर साल भर फ्लावरिंग करती है और कुछ प्रजातियां ग्रीष्म ऋतु के बाद पतझड़ तक खिलती हैं। जैसे कि मैंने शूट की हुई यह क्लेमाटिस टर्निफ्लोरा की वैरायटी गर्मियों के अंत में ग्रीष्म ऋतु के बाद लगभग पतझड़ तक खिलती है। फ्लावरिंग पीरियड के दौरान यह रानजाई के फूल बड़ी संख्या में अपनी ओर तितलियां, मधुमक्खियां और अन्य पॉलिनेटर्स को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, इस रानजाई की छोटी छोटी पत्तियां इस तरह हार्ट शेप जैसी सिमिलरिटी दिखाती है। यह पत्तियां काफ़ी ग्रीन और लेदर टाइप होती है, इसलिए कॉमनली इसे लेदर लीव्ड क्लेमाटिस भी कहते हैं। आकार में यह पत्तियां लगभग 1 से 1.5 इंच लंबी होती है और पत्तियों के पृष्ठभाग या ऊपरी सतह पर मुख्य और उपशिरा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। साथ में इस रानजाई की और एक सिमिलर वैरायटी है जिसका नाम है क्लेमाटिस वर्जिनियाना। दोनों के फ्लावर्स और सीड्स लगभग एक जैसे ही होते हैं, जिसके कारण हम दोनों प्रजातियों को पहचानने में भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन दोनों के फ्लावर्स और सीड्स एक जैसे होने पर भी इनकी पत्तियों की बनावट से हम इन्हें पहचान सकते हैं। इस टर्निफ्लोरा की पत्तियां कड़ाओं पर इस तरह प्लेन होती है और वर्जीनिया की पत्तियां कड़ाओं पर दांतेदार मार्जिन वाली होती हैं।
प्राकृतिक वातावरण में पोषण स्थिति अनुसार यह रानजाई की टर्निफ्लोरा वैरायटी लगभग 30 फीट की ऊंचाई तक अपना विकास कर सकती है। बस पॉट्स के बजाय हमारे आउटडोर गार्डन की खुली ज़मीन में इस बेला को ग्रो करते वक्त यह बात हमें ध्यान में रखनी है कि इस बेला के लिए एक अलग कोना या फिर सेपरेट ऑब्जेक्ट हमें चूज करना है, क्योंकि हमारी प्लांट गैलरी के दूसरे पौधों पर अगर यह रानजाई की बेला चढ़ जाती है तो इसके घने पर्ण समूह के कारण यह बेला उन पौधों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने देती, जिसके कारण हमारी प्लांट गैलरी के वह दूसरे पौधे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में भी यह बेला सहारा न मिलने पर ज़मीन के ऊपर ग्राउंड कवर के रूप में एक कंबल या चादर जैसी व्यवस्था बनाकर फैलती है और इसके कारण दूसरे लोकल स्पीसीज को सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से प्राकृतिक वातावरण में लोकल बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है। इसलिए इस रानजाई के बेला की इस आदत की वजह से बहुत से देशों में इसे एक आक्रामक खरपतवार माना गया है। इसलिए इस रानजाई के ज़मीन में लगाए गए पौधों को थोड़े से अलग स्पेस में हमें ग्रो करना है। दोस्तों, इस रानजाई की बेला की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो पूर्ण सूरज की रोशनी इसके लिए काफ़ी सेहतमंद साबित हो सकती है, लेकिन साथ में प्राकृतिक वातावरण में सेकेंडरी फॉरेस्ट में यह प्रजाति बड़े पेड़ों से चनी हुई 70 से 80% सूरज की रोशनी में ग्राउंड कवर के रूप में भी बढ़ती पाई जाती है। अगर उस तरह का वातावरण हमारे प्लांट गैलरी में भी होता है तो उस वातावरण में भी यह बेला काफ़ी अच्छी तरह से फलती फूलती है, लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटे की सूरज की धूप इस बेला को मिलनी ही चाहिए। इसलिए इस रानजाई के बेला के लिए साल भर के सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे प्लांट गैलरी का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना ज़रूरी होता है, और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इस बेला के लिए सही लोकेशन होता है, क्योंकि सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल के दौरान पृथ्वी के इन दोनों गोलार्ध में इन डायरेक्शन में सूरज की रोशनी लगभग साल भर बनी रहती है। दोस्तों, इस रानजाई की बेला की वाटरिंग नीड मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है। हमारे प्लांट गैलरी में पॉट्स या कंटेनरों में ग्रो किए जाने वाले पौधों की टॉप सॉइल सूखने के बाद हमें इनकी वाटरिंग करनी है, लेकिन आउटडोर गार्डन में सीधे ज़मीन में लगाए गए पौधे एक बार सेट होने के बाद इस बेला की पानी की ज़रूरत थोड़ी सी नॉर्मल कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि आउटडोर गार्डन में ज़मीन के अंदर इस बेला की जड़ें नमी को ढूंढते हुए गहराई तक चली जाती है, और हमारे द्वारा किए हुए नॉर्मल वाटरिंग पर भी यह बेला काफ़ी अच्छी तरह से अपना विकास करती है। लेकिन हमारे प्लांट गैलरी के पॉट्स या कंटेनरों के पौधों की टॉप सॉइल सूखने के बाद हमें उन्हें पानी देना है, लेकिन ओवरहेड वाटरिंग नहीं करनी है। इस बेला के फर्टिलाइज़र के बारे में भी ज़्यादातर जो पौधे ज़मीन में लगाए गए हैं उसकी हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह रानजाई का पौधा या फिर यह रानजाई की बेला प्राकृतिक रूप में एक खरपतवार है, जिसमें प्राकृतिक रूप से हर परिस्थिति में सर्वाइव करने की इंटरनल पावर होती है। तभी तो यह पौधे सड़कों के किनारे प्राकृतिक रूप में बिना ह्यूमन इंटरफेयर के प्राकृतिक ज़मीन में स्थित अवेलेबल न्यूट्रिशन पर ही काफ़ी अच्छी तरह से फलते फूलते रहते हैं। बस पॉट प्लांट्स के पौधों के लिए हमें ऊपर से फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, क्योंकि पॉट प्लांट्स के मिट्टी का न्यूट्रिशन सीमित होता है, इसलिए बार बार उसका न्यूट्रिशन रेशो हमें ऊपर से खाद देकर हमें मेंटेन करना होता है। इसलिए इस रानजाई की बेला को भी अगर हमने इसे पॉट्स या कंटेनरों में लगाया है तो हमें पॉटिंग मिक्सचर अच्छा जल निकासी वाला बनाकर उसमें किसी भी 1 पार्ट ऑर्गेनिक खाद को ऐड कर देना है। और इस बेला के मेन फ्लावरिंग सीजन में इसकी जड़ों के पास NPK बेस मेंटेन करने के साथ साथ अच्छे फ्लावरिंग के लिए कोई भी फॉस्फोरस बेस फर्टिलाइज़र देनी है, क्योंकि फॉस्फोरस युक्त खाद पौधों पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग लाने में मदद करती है। दोस्तों, सजावट के रूप में देखा जाए तो इस रानजाई की बेला को हम हमारे घर के फेंसिंग वॉल पर, चेन लिंक जाली या बाड़ पर, या फिर बड़े पॉट्स या कंटेनरों में सहारे के साथ ग्रो कर सकते हैं और कटिंग के माध्यम से एक मनचाहे आकार में मर्यादित रख सकते हैं। ज़्यादातर इनका फ्लावरिंग सीजन खत्म होने के बाद सर्दियों में या फिर वसंत से पहले हम इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, जिससे कॉमन डिजीज़ की रोकथाम के साथ बेला पर नए शूट्स आने में मदद होती है। और इस बेला पर ज़्यादातर कोई गंभीर कीट का प्रभाव भी नहीं दिखाई देता, लेकिन एपिड्स या फिर व्हाइट फ्लाइज जैसे कीटों के लिए हम एक रूटीन के तौर पर नीम ऑयल, साइट्रस ऑयल या फिर देसी गाय के गोमूत्र का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से भी अगर आपकी डिजीज़ कंट्रोल में नहीं आती है तो सेकेंडरी प्रोसेस में आप हमला या रोगोर जैसे रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, विषाक्तता के बारे में देखा जाए तो यह रानजाई का पौधा विषैला है,
क्योंकि इन पौधों के शरीर से निकलने वाले रस में प्रोटोएनेमोनिन नाम का विषैला तत्व पाया जाता है। इस रानजाई के रेनुनकुलेसी परिवार के सभी सदस्यों में यह प्रोटोएनेमोनिन पाया जाता है, जो हम इंसानों के लिए और हमारे सभी पालतू जानवरों के लिए जहरीला होता है। ज़्यादातर स्किन एलर्जी वालों को इस पौधे के रस के संपर्क में आने से त्वचा में सूजन या फिर छाले पड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि स्किन एलर्जी वाले लोग हाथों में दस्ताने पहनकर ही इस पौधे को हैंडल करें। और साथ में इस पौधे का रस मुंह के संपर्क में आने से मुंह में छाले पड़ने के साथ उल्टी, दस्त या फिर डायरिया जैसी शिकायतें हो सकती है। इसलिए इस पौधे के रस के संपर्क से हमें थोड़ा बचना है। यह रानजाई का पौधा इतनी विषाक्तता दिखाने के बावजूद भी कुछ प्रोसेस के अंतर्गत जोड़ों के दर्द में या फिर वेरिकोज वेन्स जैसे नसों की व्याधियों में और हड्डियों के विकारों में इसका औषधीय उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में क्लेमाटिस इरेक्टा नाम की एक औषधि बनाई गई है, जिसका उपयोग चिकित्सक या फिर डॉक्टरों की सलाह से कैंसर या फिर सिर दर्द जैसे रोगों के इलाज में किया जाता है। लेकिन ऊपर से या फिर फिजिकली रूप से यह पौधा विषैला है, यह बात हमें ध्यान में रखनी है। दोस्तों, इस रानजाई का प्रोपगेशन इनके स्टेम कटिंग से या फिर लेयरिंग मेथड से हम कर सकते हैं। साथ में फ्लावरिंग पीरियड के दौरान इस बेला पर इस तरह के फल लगते हैं। अभी यह फल शुरुआती प्रोसेस में है, लेकिन डेवलप होने के बाद यह स्टार शेप में झिल्लीदार पंखों वाले बन जाते हैं और परिपक्व होने पर यह पौधा इन बीजों को हवा के माध्यम से दूर तक फैलाकर अपनी प्रजाति का नेचुरल रूप से प्रोपगेशन करता है। हम भी इनके मदर प्लांट के परिपक्व सीड्स को कलेक्ट करके इनका प्रोपगेशन कर सकते हैं। और साथ में अब जुलाई का मंथ भी चल रहा है, सभी जगह मानसून की अच्छी बारिश भी हो रही है और इस बारिश में रानजाई और दूसरे पौधों के कटिंग्स भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वातावरण में 95% वाटर ह्यूमिडिटी होने के कारण ज़्यादातर बिना किसी रूट हार्मोन्स के आपके सभी कटिंग्स पे अच्छे से नए शूट्स आ सकते हैं। दोस्तों, कुछ सावधानियों के साथ अगर इस रानजाई के बेला को हम हमारे प्लांट गैलरी में ग्रो करते हैं तो निश्चित रूप से इसके फ्लावर्स अपनी खुशबू से हमारे तन मन को और परिदृश्य को भी महका देते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।